नमस्कार. जयम विशेषमध्ये मी तेजल नागरे तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला आहे. कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेलं आहे. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं असून केंद्राचा निर्णय हा घटनात्मकच होता अशी टिप्पणी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली आहे. राष्ट्रपतींना 370 बाबत निर्णयाचा अधिकार आहे आणि राष्ट्रपतींना अधिकार नाकारल्यास एकात्मतेला धक्का लागू शकतो असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेलं आहे. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी हा निर्णय घेण्यात आला होता आणि हा निर्णय योग्यच असल्याचा आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेलं आहे. जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याच्या कायदेशीर आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. 2019 मध्ये संसदेने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केला आणि राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख असे 2 भाग केले आणि हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित केले. आणि या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 अर्ज दाखल करण्यात आले होते. त्या सर्वांची सुनावणी घेतल्यानंतर कोर्टाने सप्टेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता आणि आज या संदर्भात कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे. 370 रद्द केल्यानंतर 4 वर्ष 4 महिने आणि 6 दिवसांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे की हा निर्णय योग्यच होता. तर हा निर्णय दिल्यानंतर सरन्यायाधीश चंद्रचूड आपल्या निर्णयात काय म्हणालेत पाहूयात. We have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काय प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहे पाहूयात. राष्ट्रपतींकडे कलम 370 हटवण्याचा अधिकार. कलम रद्द करण्याचा निर्णय घटनात्मक दृष्ट्या योग्यच. जम्मू काश्मीर हा भारताचा भाग आहे. कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय जम्मू काश्मीरच्या विलीनीकरणासाठी घेण्यात आला होता. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणुका घ्या. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत जम्मू काश्मीरात निवडणुका घ्या असं सांगण्यात आलं. जम्मू काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा द्या. जम्मू काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचंही यावेळेस त्यांनी नमूद केलेलं आहे. तर याच संदर्भात आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी जोडले गेलेले आहेत युथ फॉर पनून काश्मीरचे प्रमुख राहुल कौल. राहुल कौल जी आपलं जय महाराष्ट्र मध्ये स्वागत. राहुल कौल यांनी कलम 370 प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिकाकर्ते म्हणून सुद्धा ते आहेत. तर आज जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे या संदर्भात आपण समाधानी आहात का? हा निर्णय समाधानकारक आहे का? तेजल जी धन्यवाद. आपके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के दर्शक जो भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबका अभिनंदन. उन सबको ये जो आज ऐतिहासिक अभूतपूर्व कदम लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उन सबका भी सबको एक बहुत सा उल्लास होगा. उसके साथ साथ हम कश्मीर के मूल निवासी जो कश्मीरी हिंदू कश्मीर में रहते थे खास तौर पे बहुत ही ज्यादा इससे उत्सुक है कि जो निर्णय लिया गया, जो आज 370 के निरस्त होने पे जो आखिरी कील ठोकी गई है उसके लिए उसमें कई महत्वपूर्ण सवाल भी हैं. जैसे आपने 2 शब्द बोले कि स्टेटहुड वापस आना चाहिए और इसके साथ साथ 24वें इलेक्शन होने चाहिए सितंबर में. इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा कश्मीरी हिंदुओं के लिए भी है. देखिए, कश्मीरी हिंदू पिछले 30 साल से एक मांग करते आए हैं जिनमें प्रमुख रूप से 3 तरह की मांगे हैं, जिसमें धारा 370 को
निरस्त करने की बात की गई, क्योंकि धारा 370 जो थी वो कश्मीर के अंदर भारत के संविधान के अंदर ही एक सेक्युलर स्टेट के अंदर एक कम्युनल एजेंडा चलाने के लिए कवच की तरह काम कर रही थी उन लोगों के लिए जो अलगाववादी और जिहादी मानसिकता से ग्रस्त लोग थे। जी आप जानते हैं कश्मीर के अंदर कश्मीर को अलग करने की बात, भारत से अलग करने की बात, कश्मीर तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह की बात उनको संविधान के रूप से, जो कश्मीर का संविधान 370 के रूप से कश्मीर में बना, क्योंकि आप जानते हैं कश्मीर में एक अलग संविधान भी चलता जी था, हाँ उस संविधान के वजह से उनके यहाँ पर उनको ये प्रावधान मिले कि वो इस तरह की अगर कोई भी बात करे उसके अंदर से किसी भी तरीके की, जिसको एंटी सेडिशन लॉज बोलते हैं, उन पे लागू नहीं होते थे। जी दूसरा, जो कश्मीर के जो हिंदू हैं वो वहां पर इसलिए माइनॉरिटी के, वो माइनॉरिटीज में थे, आप जानते हैं 2% कश्मीरी हिंदू कश्मीर में रहता था, लेकिन वहां पर जो जो बहुल समाज है कश्मीरी मुसलमानों का, वो करीब 98% होके भी, जबकि पूरे देश के अंदर वो एक माइनॉरिटी है, 370 के लिए वो माइनॉरिटी के सारे अधिकार उनको मिलते थे। और कश्मीरी हिंदू 2% होने के बाद, एक माइनॉरिटी होने के बाद, उस तरह के जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, किसी भी तरीके की जहां पर उनको जगह मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए या कोई प्रावधान होना चाहिए एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को, वो कोई कुछ नहीं मिलता था। सबसे बड़ी बात जो 370 ने एक एक तरह का कवच, जो ये ओवरग्राउंड वर्कर थे अलगाववादियों के, जी इनको ऐसा पकड़ा के दिया था, इनके हाथ में ऐसा एक कवच दिया था कि आप किसी भी तरीके की अगर घटना करते हैं जो आपको भारत से अलग रखती है, वो एक भ्रम फैलाया गया था एक बहुल समाज के अंदर कि 370 ही आपकी आइडेंटिटी है, जी 370 ही आपको कश्मीर एक अलग दर्जा देता है, एक स्पेशल कैरेक्टर देता है। लेकिन हम कश्मीर के मूल निवासी होने के कारण ये बात स्पष्ट रूप से नहीं चाहते थे कि कश्मीर में किसी तरीके के दो विधान लगे या दो संविधान अगदी चले। बरोबर. तो यालाच जोडून मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे की जेव्हा 370 लागू झाला तेव्हा जर खरं तर 370 कलम नसता तर आज काश्मीर भारतात असतं का, आणि मुळात नेहरूंनी 370 का लागू केला? देखिए, उस समय पे बहुत सारी चीजें, क्योंकि 47 में हम लोग आजाद हुए, 48 के अंदर हम लोगों ने भारत का विलय जम्मू कश्मीर का ऐसे ही हुआ जैसे बाकी 345 प्रिंसली स्टेट्स का हुआ। तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर किसी भी स्पेशल कंडीशन से भारत के साथ उसका विलय नहीं हुआ था। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि कोई भी ऐसी स्पेशल कंडीशन नहीं थी, क्योंकि आपका जो संविधान ही है वो 1950 में बना। तो जो लोग ये बोलते हैं कि 1948 में जब कश्मीर भारत के साथ जुड़ा तो कोई स्पेशल कंडीशंस के साथ जुड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक टेम्पररी स्टेटस लाया गया, क्योंकि 48 के बाद कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य होने की वजह से वहां पर दो तरह के जो राजा थे, वहां पर दो तरह का उनको प्रावधान दिया गया कि आप या तो भारत से आना चाहते हैं या तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन उस समय भी बहुत समाज ने कश्मीर का, जो कश्मीर का बहुल समाज था, वहां पर भारत के साथ ही आने की बात की। लेकिन उनको एक खुश रखने के लिए, उनको एक, जिसको हम हमेशा से बोलते हैं अपीजमेंट की पॉलिसी के लिए, ये प्रावधान बनाया गया कि हम आपको एक स्पेशल स्टेटस देते हैं, क्योंकि आप मुस्लिम बहुल समाज होके भारत के साथ जुड़े, इसलिए हम किसी थोड़ी से आपको एक टेम्पररी रूप में, जैसे 370 एक टेम्पररी आर्टिकल था, आप भी जानते हैं, ये तरीके से उनको एक कुछ प्रावधान देने की बात की, जिन प्रावधानों का मतलब था कि जो भी भारत से ग्रांट जाएगा, पैसा जाएगा, उसका सारा खर्चा जम्मू कश्मीर की सरकार करेगी। मतलब मैं कश्मीर की खास बात करता हूं, क्योंकि जम्मू हमेशा कश्मीर से अलग ही रहा है और जम्मू के ऊपर वो कोई भी ऐसे रूल लागू नहीं हुए जो कश्मीर में एक स्पेशल कैटेगरी के लिए लोगों के लिए लागू होते थे। तो जम्मू जो कश्मीर था, उसमें जो पैसा भारत से जाता है किसी डेवलपमेंट के लिए, क्या उसका जो खर्चा है वो कश्मीर की सरकार करेगी, लेकिन उसका हिसाब देने की जरूरत उनको नहीं है। लेकिन कश्मीर को बचाने की जिम्मेवारी बाहर से, किसी भी बाहर का जो अटैक होता है, कुछ होता है, वो भारत सरकार की रहेगी, कम्युनिकेशन भारत सरकार की रहेगी। तो जिम्मा सारा भारत सरकार का, और सारे जो उसके ऊपर ग्रांट्स के ऊपर जो भी जिस भी तरह की का काम होगा वो सारे बहुल समाज ऐश करेगा। तो ये 370 एक टेम्पररी प्रावधान था, जिसके खिलाफ आप जान के आपको अचरज होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान के समय में इस प्रावधान के अगेंस्ट थे कि 370 को हमको नहीं लागू करना चाहिए। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू का जो आपस में एक इमोशनल बॉन्डिंग था, उसकी वजह से ये एक तरह से टेम्पररी प्रावधान कश्मीर के अंदर दिया गया, जो अभी 70 सालों से इसको एक परमानेंट रूप देने की बात की गई। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपने बोला 23 याचिकाएं गई, हमारी भी याचिका गई थी। उन 23 याचिकाओं के अंदर सबने ये बात करने की कोशिश करना, उनने याचिका दाखिल क्यों की? सब जानते थे पहले दिन से कि प्रेसिडेंशियल डिक्री यानी प्रेसिडेंट के ऑर्डर से कभी भी 370 निरस्त हो सकता है।
उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जरूरत नहीं है। ये सब सुप्रीम कोर्ट भी जानता था, ये वहां के पॉलिटिकल एंगल भी जानता था, जिन लोगों ने वकील लगाए 100-200 वकील, और 23 याचिकाकर्ता वाले भी जानते थे कि प्रेसिडेंशियल डिक्री से धारा 370 निरस्त हो सकती है। हमें जी। एक जानना चाहिए कि धारा 370 का जो आर्टिकल है वो खत्म नहीं हुआ है। जी। धारा 370 के अंदर कुछ सबसेट्स हैं जो सबसेट धारा 370 को लागू कराते थे। हमने उन जो अभी सुप्रीम कोर्ट है या जो अभी की सरकार है, उन्होंने 370 से ही 370 को निरस्त किया जी। है। तो मैं जिन दो प्रावधानों की बात कर रहा था वो ये थे कि कश्मीरी हिंदुओं के ने जो 30 साल से मांग की कि हम 5 लाख का समाज कश्मीर से जो पलायन में है वो वापस कैसे जाएगा, उसके लिए हम लोग ये बात करते थे कि आप एक इंडिपेंडेंट एक कमेटी का गठन करें। आज आपको जान के खुशी होगी सबको कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को मान्यता दी है कि एक इंडिपेंडेंट ट्रायल कमेटी, एक कमेटी ऐसी बनाई जाए जो वहां पर जो भी जी। ह्यूमन राइट के वायलेशन हुए हैं उनको देखे। और ये जो ह्यूमन राइट के जी। ह्यूमन राइट के वायलेशंस हैं में जितने भी ह्यूमन राइट के वायलेशंस हैं, ये सारे इनको आप सीआरपीसी के अंडर ना दें, क्योंकि हाँ। सीआरपीसी विटनेस बेस्ड है। अगर आप इसको क्रिमिनल तरीके से क्राइम कोड के हिसाब से देखते हैं तो विटनेस ना होने की वजह से 33 साल में कोई विटनेस बचा नहीं है। हमारे हजारों लोग जो मारे गए, सड़कों पे मारे गए, गोलियों से मारे गए, जिनका रेप हुआ, मंदिर टूटे, तो ये लोग ये विटनेस ना होने की वजह से ये खत्म हो सकता था सारा अध्याय। इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और प्रावधान दिया कि इसको सीआरपीसी के एंगल से ना देखा जाए, एक इंडिपेंडेंट एक कमिटी की बात की जाए जो ह्यूमन राइट्स की वहां बात करेंगे। जी, राहुलजी, जिसके आज लिए हम सर्वोच्च बहुत न्यायालयाने प्रयत्न निर्णय दिल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी सुद्धा आनंद व्यक्त केलेला आहे। यावेळेस ते विधान भवनात, त्यावेळेस ते संसदेत असताना नक्की काय म्हणाले होते आपण पाहूयात। माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थाई समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया। वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। राहुलजी, आपण बघितलं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा या सगळ्यांनाच आनंद झालेला, संपूर्ण देशवासियांना आनंद झाला होता ज्यावेळेस 370 हटवलं गेलं। पण मला तुम्ही या पद्धतीने सांगितलं की 370 लागू झाल्यामुळे कशा पद्धतीने काश्मीरी पंडितांवर अन्याय झाला, पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर की कशी 370 ची चूक झालेली होती आणि तो निर्णय आता काढून टाकलेला आहे आणि तो निर्णय योग्य आहे असं आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेलं आहे। तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर तुम्हाला काय वाटतं, काश्मीरमध्ये काय बदल होऊ शकतात? देखिए, अभी भी हमें आशा है कि जो कश्मीरी पंडित समाज, कश्मीरी हिंदू समाज का जेनोसाइड हुआ है, इस जेनोसाइड को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जो कश्मीर में हुआ या कश्मीर से जब हमारे 5 लाख लोगों का पलायन हुआ, जो वहां से विस्थापित हुए, वो किसी भूचाल के होने की वजह से या कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जैसे कि भाई बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, कोई बीमारी फैल गई, इसलिए लोग निकले। हम लोग एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष की होने की वजह से कश्मीर से खदेड़े गए, और वहां पर एक धर्म विशेष का वर्चस्व बढ़ाने के लिए जिस तरह की जिहादी और अलगाववादी परिस्थितियां चल रही हैं, जिसको अंदर से भी और बाहर से भी पाकिस्तान के थ्रू सींचा जा रहा है, हमारा ये मानना है कि जो कश्मीरी हिंदू समाज के साथ हुआ कश्मीर के अंदर, वो एक जेनोसाइड था। उस जेनोसाइड को मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो 1948 में जिनेवा कन्वेंशन में जेनोसाइड के उसका सिग्नेटरी रहा है, और 1959 में भारत ने अपने ही संविधान में, अपने ही संसद में इसको पारित भी किया कि हम अपने हर एक प्रदेश में जेनोसाइड कानून को लाएंगे। हम ये चाहते हैं कि इस बार भी जो एक कमेटी बैठे,
ये सीआरपीसी के साथ ना बैठे, लेकिन ये जेनोसाइड लॉज के अंडर बैठे, क्योंकि जेनोसाइड लॉज के अपना एक प्रावधान होता है। वो एक अलग तरीके से अपने कानून से देखते हैं कि अगर 30 साल या 40 साल 50 साल पहले भी एक पूरे का पूरा समाज, एक जाति वहां से उखड़ गई, एक बिखर के दूसरी जगह आ गई, देश में अलग अलग जगह में रही, उनका कारण क्या था? अगर आप उसको एक नेचुरल टेंडेंसी से जांचने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेंगे। हमें ये जानना जरूरी, तो जेनोसाइड के कुछ कानून हैं जो इंटरनेशनली सब पे लागू हैं, भारत उसका सिग्नेटरी रहा है। तो पहली बात हम ये चाहते हैं, कश्मीरी पंडित समाज चाहता है कि ये जेनोसाइड को मान्यता प्राप्त हो, इसको माना जाए कि ये जेनोसाइड था। इसके बाद जिन लोगों ने कश्मीरी हिंदू समाज के साथ जो मंदिर, हमारे लोगों को मारा, जो हमारे मंदिर तोड़े, हमारी जगहें हथियाई हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। तीसरा, कश्मीरी हिंदू समाज का जो 1990 में पलायन हुआ, ये 7वां पलायन था। ये इससे पहले 6 बार पलायन करके वापस जा चुके हैं रहने के लिए। तो हम चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर एक इस समाज को वापस अगर जाना है तो ये बिखरने की स्थिति में नहीं जा सकता। मतलब ये तितर बितर होके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 100 घर, 200 घर, 50 घर की तरह से नहीं रह सकता। इनको एक सेंट्रलाइज जगह दी जाए जहां पर एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम हो, एक स्मार्ट सिटी जैसा बने, और ये लोग वहां पर रहे, वहां बसे, और उस पोर्शन को भी, उस हिस्से को भी बढ़ाने में अपना योगदान दे। आज हर कोई चाहता है कि वो अपने रूट्स के साथ जुड़े। आज हर कोई चाहता है कि मैं अपने इष्ट देवों के साथ जुड़ूं। जो मेरी कार्यक्रम है, जो जहां मेरे त्योहार है, वो मैं अपनी धरती से निभाऊं। जो मेरी आगे आने वाली जनरेशन है, उसको समझ में आए कि कश्मीर कैसे एक सांस्कृतिक भारत का क्रेडल है, मतलब एक झूला है, एक पलना है। इसने भारत को एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सींचा है। तो ये मैं अपने आगे की जनरेशन को कैसे बताऊंगा जब मैं पूरी तरह से ऐसे बिखरा हुआ परिस्थिति में अलग अलग जगहों पे रह रहा हूं। तो जगह ही, तो प्लेस कॉन्शियसनेस, एक्साइल कॉन्शियसनेस और रूट्स, ये तीनों चीजें जब तभी आती है जब आप अपनी जगह पे हो। जैसे आज आप गुड़ी पाड़वा है, आप महाराष्ट्र में है, तो आप महाराष्ट्र को गुड़ी पाड़वा मनाएंगे क्योंकि आप बोलते हैं हम महाराष्ट्र में, तो ये हमारा त्योहार है। ऐसे मैं अगर कोई अपना त्योहार मनाना चाहता हूं, मैं कहां पे मनाऊं? मैं एक रूटलेस हूं, तो मैं वापस कैसे जाऊं? इसके लिए भी सरकार इसका प्रावधान करे। एक सोची समझी फॉर्मेट के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के वापस जाने की नीति तैयार हो, जेनोसाइड की बात की जाए, और जिन लोगों ने कश्मीरी समाज को बाहर निकालने के लिए जो भी घृण्य काम किए हुए हैं, उनको सजा मिले। जी, आतापर्यंत 370 कलम हटवून तुमची बऱ्यापैकी लढाई पूर्ण झालेली आहे आणि यानंतर सुद्धा तुम्हाला अनेक गोष्टी साध्य करायच्यात। तुम्हाला तुमच्या मूळ ठिकाणी जाऊन, काश्मीरमध्ये जाऊन तुमचे सण म्हणा, तुमच्या भावी पिढ्यांना तुमच्या सर्व गोष्टी दाखवायच्यात आणि या सगळ्या गोष्टींसाठी देशाकडनं तुम्हाला नेहमीच शुभेच्छा मिळत राहतील। धन्यवाद राहुलजी, आपण या चर्चेमध्ये सहभागी झालात, आपली बाजू मांडली आणि आपल्या या संपूर्ण प्रवासासाठी आणि पुढच्या लढाईसाठी जय महाराष्ट्रकडून हे शुभेच्छा। धन्यवाद। सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निर्णय घेतलेला आहे। कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय हा योग्यच होता असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलंय। आणखी एका बातमीचा आढावा घ्यायचा आहे, पण एका छोट्याशा विश्रांतीनंतर।